नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर 24 घंटे निगरानी कर रहा कमांड एंड कंट्रोल रूम। 50 लाख से अधिक पंजीकरण करा चुके श्रद्धालु। विकासनगर में भाजपा नेता विनोद कश्यप का हत्या के तीसरे दिन किया गया अंतिम संस्कार। भाजपा के झंडे में यात्रा निकाली गई। कार्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए आज से नाइट स्टे बंद। ढिकाला दुर्गा देवी जोन में कैंटर जिप्सी सफारी पर रोक। नैनीताल हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर की सुनवाई। अल्पसंख्यक वेलफेयर सचिव को जारी किया नोटिस। 11 अगस्त तक देना होगा जवाब। कैची धाम में उमड़ी भीड़। बाबा नीम करोड़ी के स्थापना दिवस पर 1 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। और देहरादून में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन। यात्रियों से लिया गया फीडबैक। भविष्य के विस्तार पर चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्राइमरी मदरसों में वर्ष 2006 से 8 तक स्पेशल स्कीम के तहत नियुक्त शिक्षकों को वर्ष 2016 से नियमित वेतन न देने और पूर्व में दिए गए न्यायिक आदेश पर अमल न करने को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अल्पसंख्यक वेलफेयर सचिव को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 11 अगस्त अगली सुनवाई की तिथि नियत की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और न ही कमेटी का गठन ही किया जा सका है। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी संजय व अन्य की याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की थी। सोलह के बाद 1 अप्रैल 2016 से उनको किसी को भी बराबर सैलरी नहीं मिली थी और आज की डेट तक उनको सैलरी नहीं मिली। उसके 2006 और 7 और 8 के बीच में कुछ प्राइमरी टीचर स्पेशल स्कीम के तहत मदरसे में जो प्राइमरी बच्चों के एजुकेशन को बढ़ावा के लिए अपॉइंट किए गए थे, लेकिन उन 2016 के बाद 1 अप्रैल 2016 से उनको किसी को भी बराबर सैलरी नहीं मिली थी और आज की डेट तक उनको सैलरी नहीं मिली। उसके तहत वो 2023 में रिट पिटीशन में आए। इसमें काफ़ी लोग हैं, 19 लोग करीब हैं जो रिट पिटीशन में आए। कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर को कि इसमें एक 3 बेंच की कमेटी गठन की जाए। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हल्दूचौड़ स्थित 34वीं वाहिनी चिकित्सालय में सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में हिमवीर जवानों द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का परिचय देते हुए रक्तदान महादान किया गया। इस दौरान कमांडेंट राजेश कुमार जोशी ने कहा कि हमारा बल न केवल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि समाज के प्रति अपने मानवीय दायित्वों को भी समझता है। स्वस्थ जवानों द्वारा रक्तदान करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है जो किसी जरूरतमंद मरीज की जान बचा सकती है। इस रक्तदान महाअभियान में आईटीबीपी जवानों के साथ ही कमांडेंट राजेश कुमार जोशी द्वारा रक्तदान कर हिमवीर जवानों को प्रेरित किया गया। जो ब्लड मिसिंग थे 14 तारीख को था, तो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से कंसल्ट करके किसी कारणवश ये कल नहीं बनाया जा सका, तो आज ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हमारी वाहिनी के जवान इतने बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। उनको बताया गया है कि ये एक नोबल कॉज है। आपका जो ब्लड हम ये दान कर रहे हैं, इसकी बहुत ही जरूरतमंद के लिए आगे जाके काम आएगा। एक नोबल कॉज है जिसमें हमारी वाहिनी का इसमें योगदान रहेगा। तो इस टाइप के कैंप लगाए जाते हैं, तो जब इस वाहिनी से कॉन्टेक्ट किया जाता है या हमारे एयर हेडक्वार्टर की तरफ से ऐसा ये बताया जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है,
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नीम करोली बाबा के कैंची धाम स्थापना दिवस पर कालाढूंगी चकलुआ को व बैल पड़ाव क्षेत्र में कई जगह पर प्रसाद वितरण का भव्य आयोजन हुआ है। आपको बता दें, सोमवार को कैंची धाम स्थापना दिवस पर हनुमान मंदिर को फूलों व लाइटों से सजाया गया था। नगर के हनुमान मंदिर मेथी साह पुल के पास शिव शक्ति केंद्र वन निगम व चकलुआ में पूर्व सैनिकों द्वारा प्रसाद वितरण से पहले सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बाबा नीम करोड़ी की आरती कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। बाबा के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। भक्तजनों ने बाबा के प्रेम व सेवा भाव को दर्शाते हुए उत्साहपूर्वक शरबत, चना व मालपुआ का प्रसाद जो है वो वितरित किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सोमवार को यात्री सुविधा दिवस 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों को एयरपोर्ट पर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं और हाल ही में किए गए विकास कार्यों की जानकारी देना रहा। इस अवसर पर एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों का स्वागत किया गया तथा उन्हें एयरपोर्ट पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के बारे में अवगत कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एयरपोर्ट पर कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इनमें डिजी यात्रा, निःशुल्क वाईफाई, किड्स जोन तथा अन्य यात्री अनुकूल सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए यूटीडीबी का कमांड एंड कंट्रोल रूम 24 घंटे निगरानी कर रहा है। आपको बता दें, गढ़ी कैंट स्थित ये सेंटर पांचों धामों की लाइव मॉनिटरिंग, यात्रियों की शिकायतों का त्वरित समाधान और मौसम अपडेट भेजने में अहम भूमिका निभा रहा है। अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 36 लाख से ज़्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें, कंट्रोल रूम में 35 कार्मिक 4 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। अब तक 45,000 से ज़्यादा शिकायतों का निस्तारण किया गया है। इनमें हेलीकॉप्टर सेवा की 4,469 यात्रा पंजीकरण की 31,942, वाहन पंजीकरण की 1,370 और अन्य 785 शिकायतें शामिल हैं। आगामी मानसून जो आने वाला है उसमें जो हमारी अभी चार धाम यात्रा चल रही है इस वर्ष की, तो उसकी सुगम सुखद बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून के कार्यालय में 24 घंटे का कॉल सेंटर रूम स्थापित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चार धाम यात्रा में जो यात्री आ रहे, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अपने पंजीकरण, हेली सेवाएं, रहने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके। तो इसलिए इस सेंटर स्थापित किया गया है और अभी तक वर्तमान तक लगभग 45,000 से अधिक कॉलें प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से और उनका सफल निस्तारण किया जाता है। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा नेता विनोद कुमार का शव पोस्टमार्टम के बाद बैरागी वाला गांव उनके घर पहुंचा, जहां परिजनों के साथ ही ग्रामीणों ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार सहित तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस श्रद्धांजलि सभा के बाद विनोद कुमार का अंतिम संस्कार आसन नदी के तट पर किया गया, जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारी जन सैलाब शामिल हुआ। पुलिस प्रशासन, हमारा प्रशासन एग्जेम्पलरी एक्शन लेगा। कोई भी जीवन जाता है तो उस पर दुख होता है, बहुत असहनीय दर्द है। जिस माँ बाप का बेटा चला गया, भगवान जी मेरे 40 साल के साथी हैं, उनका जवान बेटा चला गया, उनकी विधवा, उनकी माँ, हाहाकार है परिवार में। बहुत दुखद घटना हुई।
हम जीवन तो वापस नहीं दे सकते, लेकिन जैसा मैंने डे 1 कहा था कि बाकायदा हमारा प्रशासन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस प्रशासन, हमारा प्रशासन एग्जेम्पलरी एक्शन लेगा। ऐसा एक्शन लेगा जो नजीर बनेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिसे कहते हैं एज फार एज द लॉ एक्सटेंड्स, जहां तक कानून की सीमा होती है वहां तक सख्त कदम शासन प्रशासन उठाने का काम किया। अगली खबर गदरपुर से, जहां गुलरभोज नगर पंचायत द्वारा लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनाए जा रहे पार्क को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने निर्माण कार्य का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है और इसे तत्काल रोकने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित पार्क के सामने इंटर कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, जहां प्रतिदिन हजारों छात्र छात्राएं आते हैं। उनका आरोप है कि पार्क बनने से क्षेत्र में यातायात का दबाव बढ़ेगा और स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। अगली खबर देहरादून से, जहां पछवादून के विकास नगर में एक युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। इसे लेकर डेमोग्राफिक बदलाव पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कुंदन परिहार ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां इस तरह के प्रयासों से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे कई मामलों में कार्रवाई कर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने का काम किया है, जिसके कारण उत्तराखंड का सम्मान विश्व भर में है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां अतिक्रमण और डेमोग्राफिक बदलाव के प्रयास हुए हैं, वहीं सरकार ने कठोर कार्रवाई की है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, उत्तराखंड में चूंकि ये देवभूमि है और यहाँ पर ऐसा प्रयत्न हुए हैं, हम इसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार ने अनेक प्रकरणों के माध्यम से इस देवभूमि का मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आए। देवभूमि से सभी लोग विचार ग्रहण करके जाते हैं। इस देवभूमि का मान सम्मान केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में है। इसके लिए सरकार ने पूर्व में भी जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुए और जहाँ जहाँ इस देवभूमि के डेमोग्राफी पर प्रहार करने का प्रयास किया है, तो सरकार ने उस पर कठोर कार्रवाई की है और आगे भी अनवरत रूप से इसी प्रकार से सरकार इसमें कार्रवाई करेगी। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि अगले 24 घंटों के लिए चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में तेज हवाओं, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं अन्य जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल तापमान सामान्य से नीचे है। देखिए, जो अभी हमारा अगले 7 दिन के लिए फोरकास्ट है, उसमें भी हम ये जो है संभावना लगा रहे हैं कि जो हमारे पहाड़ी जनपद है, नॉर्थ में जो 5 जनपद है, खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिले हैं, वहाँ से हल्की मध्यम दर्जे की बारिश अगले 7 दिनों में संभावित है। और बाकी के जो क्षेत्र हैं हमारे, जो है खासतौर से अगले 2 दिन में, उसमें जो है हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पे जो है संभावित है। तो इसी तरह से ये सिलसिला इस वीक में ऐसे मेनली जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस ज़्यादा है, और वो भी तो जैसा होता है आफ्टरनून में ज़्यादा चांसेस बने रहेंगे। 1 से 2 बजे के बीच बात एक्टिविटी ज़्यादा शुरू होती है। कैची धाम स्थापना दिवस पर इस बार प्रशासन ने सड़क किनारे भंडारों के आयोजन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले से कई ऐसे श्रद्धालु और व्यापारी प्रभावित हुए जो हर साल कैची धाम मार्ग पर भंडारा लगाकर बाबा नीम करोली महाराज की सेवा करते थे। हालांकि बाबा के प्रति आस्था में कोई कमी नजर नहीं आई और श्रद्धालुओं ने इस नया रास्ता निकाल लिया।
हर वर्ष कैंची धाम स्थापना दिवस पर हल्द्वानी समेत आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और व्यापारी कैंची धाम मार्ग पर भंडारों का आयोजन करते हैं और इस बार भी ये आयोजन पूरी व्यवस्था के साथ किया गया। गरौली बाबा का जो पावन कैंची धाम मंदिर है, जिसका आज स्थापना दिवस है और पूरे देश से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से बाबा के दर्शन करने के लिए लोग कैंची धाम के भवाली पहुंचे हैं, उत्तराखंड देवभूमि में पहुंचे। और जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जो लोग बाबा के दर्शन नहीं कर पाते हैं, बाबा का जो प्रिय भोग है, मालपुए का भोग, उसका प्रसाद का सेवन नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जो शिव भक्त सेवा दल है, इस टीम ने आज प्रथम प्रयास किया है हल्द्वानी में कि बाबा के प्रिय भोग मालपुए के भोग की यहाँ तैयारी की गई। जी बिल्कुल, हम हर साल की भांति इस बार भी बड़े धूमधाम से नीम करौली बाबा महाराज की जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये 62वां जन्मोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं हम, और सारे कुसुमखेड़ा के चौराहे के जितने भी अपने व्यापार संघ के मंडल के लोग हैं, सारे मिलजुल कर यहाँ नीम करौली बाबा महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा नीम करौली के जो श्रद्धा है वो तो विश्व भर में है, प्रख्यात है बाबा जी का, और हमारा ये 2 वर्ष का भंडारा है और ये व्यापार मंडल और स्वर्ण शक्ति संगठन इसको कर रहा है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि बाबा की असीम कृपा पूरे उत्तराखंड वासियों पे है और ऐसा मानना है कि बाबा बड़े चमत्कारी है, दयालु हैं और वो भक्तों का कष्ट हरते हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने 10 घंटे के अंदर सनसनीखेज खुलासा किया। हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि मृतक के छोटे भाई ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुड्डी गांव निवासी सोहेल हारून की रविवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार आपको बता दें, शुरुआत में अज्ञात हमलावरों पर हत्या की वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई गई थी। हालांकि जांच के दौरान घर से देशी पिस्टल की बरामद होने के साथ सीसीटीवी में कोई बाहरी का आना नहीं दिखाई दिया। पुलिस द्वारा कुछ कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर मृतक के छोटे भाई शाहिद ने हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस के अनुसार पैसों के विवाद और पुरानी रंजिश के चलते उसने अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या की और स्वयं को बचाने के लिए अज्ञात हमलावरों की कहानी गढ़ते हुए हाईवे जाम कराने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू की है। किया गया है और जो भी लोग उसमें सम्मिलित है उसकी खिलाफ हम करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। आज की प्रेस ब्रीफिंग 2 महत्वपूर्ण खुलासों को लेके जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक तो कल रात पटेल नगर थाना क्षेत्र के बुड्डी गाँव में एक हत्या हुई थी, जिसको लेके लोगों में काफ़ी आक्रोश भी था। उसमें सभी उच्च अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंच के उनको समझाने का भी प्रयास किया गया। जो हत्या हुई है वो सोहेल हारून नाम के एक व्यक्ति की हुई थी, जिसको घर के अंदर ही कमरे में गोली मारी गई थी। उसका जो भाई और जो उसमें मौके का गवाह भी था, उसका नाम साहिद, उसके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके घर में घुस के उसके भाई की हत्या की गई है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। अगली खबर डोईवाला से है, जहां किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों और आंदोलनकारियों की स्मृति में डोईवाला में निर्मित शहीद किसान स्मारक का सोमवार को लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सुखविंदर कौर और गौरव सिंह ने संयुक्त रूप से किया है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि ये स्मारक किसान आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की याद को संजोए रखने का कार्य करेगा। कार्यक्रम में मौजूद किसानों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्मारक आने वाली पीढ़ियों को किसान आंदोलन के इतिहास और उससे जुड़े बलिदानों से परिचित कराएगा। उस लड़ाई के जो पंजाब के किसान उस लड़ाई को लड़ते शहीद हुए, कम 750 किसानों से ऊपर शहीद हो चुके थे जो किसान, उन्हीं के दम से सरकार जो केंद्र की थी वो पीछे हटी
यहाँ के लोग भी शामिल हुए, इनका भी सहयोग रहा उसमें किसानों में, लेकिन बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं हम कह सकते सच्चाई में। यहाँ अगर उत्तराखंड की बात करता हूँ, अगर पंजाब के किसान अगर ना खड़े होते तो शायद वो जो सरकार ने किसान विरोधी जो बनाया था कानून, वो शायद ना वापस लेती सरकार। उन्हीं के दम पे हमने आज श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम आए हैं। उनका आज जो यहाँ शहीद स्मारक बनाया उसका अनावरण किया है काले कानूनों को हटाने के लिए। उस समय पर हमारे कई किसान शहीद हुए थे, आप सबको मालूम है। उसी दौरान जब डेवाला में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आंदोलन चलाया, उसमें कई हमारे मामले थे। इंटीग्रेटेड सिटी का मामला था जिसमें ये गाँव को हटाकर शहर बसाने की स्कीम थी, उसका भी बड़ा विरोध हुआ। उसी दौरान हमारे यहीं हॉल पर आकर सभी किसानों ने एक मांग करी थी कि हमें एक जगह दी जाए। सब गन्ना समिति से हम लोगों से पूछा गया था, तो हमने अपने यहाँ बोर्ड में प्रस्ताव पास करने के बाद हमने कहा था आप हम ये जो किसानों की जगह है, हम आपको ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का